हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 4। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? सिंगल कॉलम में क्या था, सिर्फ एक कॉलम था जहां पर सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं। अगर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश के अलावा बैंक से भी होती हैं। हम पेमेंट या रिसिप्ट सिर्फ कैश में नहीं करके बैंक्स में करते हैं, यानी कि चेक से पेमेंट या रिसीव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम दो कॉलम बनाते हैं। कैश बुक में दो कॉलम बनते हैं, कैश का और बैंक का। In this type of cash book, there are two column of amount on each side of cash book. One is cash column and another is bank column. When the number of bank transactions is large, it is convenient to have separate amount column for bank transaction in the cash book itself instead of recording them in general. This helps in getting information about the position of bank account from time to time. Just like cash transaction, all payments into the bank are recorded on the left side and all withdrawals payments through the bank are recorded on the right side. ठीक है, इस प्रकार के रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में राशि के लिए दो स्तंभ होते हैं, एक रोकड़ स्तंभ और दूसरा बैंक स्तंभ। जब बैंक संबंधी लेन देनों की संख्या अधिक हो जाती है तो सुविधा के लिए रोकड़ बही में उनके अभिलेखन की व्यवस्था एक अलग स्तंभ के रूप में कर ली जाती है। इससे बैंक खाते की स्थिति के विषय में समय समय पर सूचना प्राप्त करना सरल हो जाता है। रोकड़ लेन देनों, बैंक से संबंधित लेन देनों की सभी बैंक प्राप्तियों को बाईं ओर और तथा बैंक भुगतानों को दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि कैश ट्रांजैक्शन के साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी है तो फिर बैंक का कॉलम बन जाता है, वहाँ पे हम उसकी एंट्री करते रहते हैं और डे टू डे जो भी एक्टिविटी होती है तो हमें ये भी पता लग जाता है कैश में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो इनकी ट्रांजैक्शन ना सेम होती है जैसे कैश में होती है, रिसिप्ट और पेमेंट साइड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट दे रखा है, तो बिल्कुल वही है फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ये आपका डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, यहाँ पे डेट आ गया, रिसिप्ट आ गया, एलएफ आ गया। यहाँ पे कैश था, एक नया कॉलम आ गया आपका बैंक का, फिर डेट है, पेमेंट है, एलएफ है, कैश है, यहाँ पर भी आपका आ गया पेमेंट का कॉलम। बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आइए इसमें ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाते हुए याद रखनी है, तो उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। एक आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जिसे हिंदी में विपर्य कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? देखिए, अगर आपके पास पैसा आपके हाथ में है, कैश में है, आपके गल्ले में पड़ा है, आपकी तिजोरी में पड़ा है, और एक पैसा जो आपके बैंक में पड़ा है, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो कैश जो आपको है, आपके हाथ में पड़ा है, आपकी तिजोरी में है, आप निकाल लीजिए उसे, और बैंक में पड़ा है तो वहाँ से भी निकाल लीजिए। क्या कोई फ़र्क है? नहीं है ना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे वो बैंक में है या बैंक आपके हाथ में है। ठीक है, आपकी तिजोरी में है। फ़र्क क्या है कि वो तिजोरी में है, वो बैंक में है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके हाथ में पैसा है, आपकी तिजोरी में है, आपने उठा के उसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर बैंक में पैसा है वहाँ से आपने उसे निकाला और अपनी तिजोरी में रख लिया। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी कोई और एंट्री तो होनी नहीं है। देखो ना, आपके जो अकाउंट जो बना है वो इस तरीके से बना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से बना होगा ना, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में इसी तरीके से बना है, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम है। अब जो पैसा है यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एंट्री का असर कहीं और आना है, किसी और बुक्स में नहीं आना है। तो जहाँ पर ये इस तरह की ट्रांसफर होती है जो कैश से बैंक और बैंक से कैश जाती है, यानी कि पैसा आपने बैंक में जमा कराया या बैंक से कैश लिया, तो वहाँ पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इनका कोई असर नहीं हो रहा है किसी और अकाउंट पे। ठीक है, तो इनको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और इनको सी से रिप्रेजेंट करना होता है हमें। जो एलएफ का कॉलम था ना, यहाँ पे हम इसे सी लिख देते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी कहीं का और ट्रांजैक्शन नहीं जानी है। ठीक है, आपस में ये कैंसिल हो गई एंट्रीज। क्या होता है इसमें? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक और कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बोथ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। This is so because both aspects of the transaction appear in book
cash book itself. When cash is paid into the bank, the amount is deposited is written on the left side of bank column. At the same time, the same amount is entered in the right side of cash column. The reverse entry are recorded when cash is withdrawn from bank for the use of office. Against such entries, the word C, which stands for contra, is written in LF column, indicating that these entries are not to be posted to the ledger account. जब बैंक में रोकड़ जमा करवाया जाता है या बैंक से रोकड़ निकाली जाती है तो दोनों ही स्थितियों में रोकड़ बही में अभिलेखन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सौदों के दोनों पक्षों रोकड़ बही में प्रस्तुत होती हैं। यह बैंक के रोकड़ जमा करवाई जाती है तो एक ही समय में इसे रोकड़ बही और बैंक स्तंभ के बाईं ओर अभिलेखित किया जाता है और राशि स्तंभ में दाईं ओर तथा बैंक से रोकड़ निकालने के लिए इसके विपरीत प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार की प्रविष्टियों के आगे सी शब्द लिखा जाता है जिसका अर्थ है विपर्य। इस प्रविष्टि की खतौनी खाता बही में उपलब्ध नहीं हो है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। अब एक वर्ड आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसे कहते हैं अभी की वर्ष। एक चीज बताइए, आपकी तिजोरी में 100 रुपये पड़े हैं, ठीक है, तो क्या आप उसमें से 200 रुपये निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आपके बैंक में 100 रुपये पड़े हैं, वहां से 200 रुपये निकाल सकते हैं? जनरली नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल सकते हैं। देखिए, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, वहां पे जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर हम अकाउंट क्या खुलवाते हैं? करंट अकाउंट। ठीक है, इस चीज को समझिए। 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। आपने पहले सेविंग अकाउंट का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के अकाउंट होते होंगे, सेविंग अकाउंट होते होंगे। लेकिन जो बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या होता है कि करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में आप जब पैसा जमा कराते हैं बैंक में तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन जब करंट अकाउंट हम खोलते हैं, ओपन कराते हैं, तो वहां पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि हमें उसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो इस स्थिति में बैंक हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, कि हम, एक तो ये होता है कि हम कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन जो आप सेविंग अकाउंट है ना, उसमें ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स होती हैं, लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। एक तो ये सुविधा मिलती है। दूसरा ये सुविधा मिलती है कि हमारे बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी हम उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में 100 रुपये पड़े हैं तो हम 200 रुपये निकाल सकते हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कि वो कब किस स्थिति में होता है, कैसी कंडीशन होती है, वो बैंक की क्रेडिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपकी क्रेडिट कैसी है, आपकी बिजनेस में पैसा कितना आता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा वो पोर्शन नहीं है। तो जहां पर होता क्या है यहाँ पर कि जब बैंक में पैसा 100 रुपये है, आपने वहां से 200 रुपये निकाल लिए। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट में 100 रुपये पड़े हैं, आपने निकाले कितने? 200 रुपये निकाले। तो यानी कि जो 100 रुपये एक्स्ट्रा निकाले, ये क्या है? एक तरह का क्या है? लोन है। बैंक से आपने लोन ले लिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यानी कि उधारी हो गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन जहां पर कि पैसा ना होते हुए हम ज्यादा निकाल रहे हैं, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से कर्जा ले लिया हमने। ठीक है, इन द बैंक कॉलम there can be credit balance also because of overdraft taken from bank. Overdraft is a situation when cash withdrawn from the bank exceeds the amount deposit. Entry in respect of cash received should be made in bank column of the cash book. When a check is received, it is deposited into the bank on the same day or it may be deposited on another day. In case it is deposited on the same day, the amount is recorded in the bank column of the cash book on the receipt side. If the check is deposited on another day, in that case on the date of receipt of it is
treated as cash received and hence recorded in the cash column on the receipt side. On the day of deposit of bank, it is shown the bank column of receipt debit side, in the cash column on the payment credit side. This is contra entry. कभी कभी अधिकी वर्ष के कारण जमा शेष की स्थिति भी हो सकती है। अधिकी वर्ष की स्थिति तब आती है जब बैंक खाते में जमा राशि से अधिक आहरण कर लिया जाता है। प्राप्त चेकों से संबंधित प्रविष्टियों को रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में ही किया जाना चाहिए। जब एक चेक प्राप्त होता है तो उसे उसी दिन बैंक में जमा करा सकते हैं। यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया जाता है तो चेक की राशि को प्राप्ति पक्ष के स्तंभ और बैंक स्तंभ में लिखा जाता है। लेकिन यदि चेक किसी अन्य दिन जमा कराया जाता है तो उस स्थिति में चेक प्राप्ति के दिन उस रोकड़ प्राप्ति के स्तंभ में प्रविष्ट करेंगे और उस दिन जिस बैंक में जमा कराया जाएगा उस प्रविष्टि का अभिलेखन विपर्य लेन देन की तरह किया जाएगा, अर्थात रोकड़ स्तंभ में भुगतान और बैंक स्तंभ में प्राप्ति की ओर सी लिखकर प्रविष्ट किया जाएगा। देखिए ये एक डिपॉजिट स्लिप है, स्टेट बैंक की है। जब आप कैश बैंक में जमा कराते हैं तो यहाँ पर उस तरफ वक्त हमें इस तरीके की रिसिप्ट जमा करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है, एक ये जो पोर्शन होता है, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। एक ये होता है, इस पर क्या होता है, बैंक वाला स्टैंप लगा के आपको दे देता है। ये कस्टमर कॉपी हो गई, यानी कि हमारी कॉपी, ये बैंक की कॉपी हो गई, ये बैंक की कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रांच लिख देंगे, जैसे केजी मार्ग है, मान लो केजी मार्ग, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम आ गया, कितना पैसा जमा करा रहे हैं वो आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, चेक है, कैश है, कितना कैश है, तो किस किस नोट है। यहाँ पर ये जैसे आ गया केजी मार्क है, यहाँ पर डेट आ गई आपकी, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका, यहाँ पर अकाउंट होल्डर खातेदार का नाम आ गया, ठीक है। अमाउंट आ गया, वर्ड्स में कैसे है। यहाँ पे चेक है तो चेक की डिटेल आ जाएगी। अगर कैश है तो वो बताना पड़ेगा 1000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, वो नोट आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक डिपॉजिट स्लिप उस वक्त जमा करानी पड़ती है जब आप कैश जमा कराते हैं। तो ये है आपका चेकबुक का कॉपी। चेकबुक का कॉपी है तो चेकबुक में आपको क्या करते हैं, एक चेक भर के देते हैं। चेक भर के देंगे तो कैसे देते हैं, तो आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स की चेकबुक भी देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी। आप यहाँ पर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ABC लिमिटेड को आप पे कर रहे हैं, ABC लिमिटेड का नाम आ गया। यहाँ पर इसे 10,000 रुपये देख रहे हैं, मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं, यहाँ 10,000 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखनी है। देखिए चेक लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये चेक है, यहाँ पर अगर आपने ये चेक उठा के ऐसे दे दिया तो क्या करेगा, यहाँ पर ये जाएगा सीधा बैंक में, आपके बैंक में, आपका बैंक जहाँ का ये अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक में जाएगा, ये चेक देगा, वहाँ से कैश ले लेगा, ठीक है। अगर ये चेक गुम हो गया आपका तो किसी को मिला तो वो भी जाएगा वहाँ पे चेक देगा और ले लेगा पैसा, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ये बियर चेक है, ये कैश निकालने के लिए है, ठीक है। मान लीजिए अब तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसके बचने के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ नोटिंग की जाती है, वो कोड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए अगर मैंने इस तरीके से चेक को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि अब ये चेक जो है कैश नहीं हो सकता। अगर आप बैंक में जाएं और कहो ये लो चेक और मुझे कैश दे दो तो नहीं देगा, अब आपको इसे अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट में जमा होगा और ये अकाउंट फिर आपको आपका बैंक पैसा देगा, ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, कैश भी नहीं मिलेगा। एक तो ये तरीका होता है। अगर आप इसके बीच में अकाउंट पे ही लिख देते हैं, अकाउंट पे ही लिख दिया आपने, तो भी ये कैश, अब और ये रेस्ट्रिक्शन हो गई कि अब ये अकाउंट में ही जाएगा, उस अकाउंट में, ठीक है, जिस अकाउंट में ये लिखा है। इसके लिए नॉन नेगोशिएबल वर्ड भी आता है, नॉन नेगोशिएबल लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये लिख देते हैं, बैंक का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अब ये जमा जो होगा ना सिर्फ स्टेट बैंक की ब्रांच में ही जमा होगा, किसी और में जमा भी नहीं हो सकता ये,
ठीक है। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटीज़ हैं जो चेक लिखते हुए आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम डबल एंट्री सिस्टम का ये जो डबल बुक कॉलम बुक है उसका क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है और कैश कॉलम बैलेंस भी दिया हुआ है। तो एक ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं और इन्हें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं बुक्स इसकी। देखिए ये हमारी बुक्स बन गई हैं और यहाँ पर ये कैश है, यहाँ पर ये मेरा बैंक आ गया है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सेम है जैसे हमने सिंगल कॉलम बुक किया था, बस एक ही कॉलम है यहाँ पर बैंक का, वो बढ़ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, ट्रांजैक्शन भी सारी सेम होनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस तो इन्हें लिख लेते हैं 2020, ठीक है। सितंबर फर्स्ट की ट्रांजैक्शन क्या है, बैलेंस। ओपनिंग को कैसे लिखते हैं, बैलेंस क्या बताया था, बैलेंस BD। तो यहाँ पर मेरा कैश बैलेंस कितना है 15,000 और बैंक बैलेंस कितना है 42,000, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स बाय कैश। देखो गुड्स परचेज किए हैं चेक से परचेज किए हैं, तो चेक से तो यही बैंक ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज की एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज क्या है मेरा एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से किया ना। तो अब ये क्रेडिट क्यों हुआ, देखो चेक से पेमेंट कर रहा हूँ यानी कि मेरा जो है कैश कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बैंक क्या है मेरा एसेट है, एसेट जब कम होती है क्या होता है, डिक्रीज होती है यानी कि क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बैंक मेरा क्रेडिट हो गया और एक्सपेंस मेरा जब होता है तो क्या बढ़ता है, तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बैंक में बैंक की तो एंट्री डालूंगा नहीं, किसके नाम से डालूंगा, परचेज अकाउंट से डालूंगा, याद है ना पीछे वीडियो में बताया था। तो परचेज के नाम से हम इसकी एंट्री बैंक कॉलम में करेंगे। तो 2020 सितंबर 4 क्या एंट्री आएगी, परचेज, कहाँ, बैंक कॉलम में, ठीक है। चलिए दूसरी एंट्री, सेल गुड्स फॉर कैश। गुड्स को सेल किया है कैश में, तो एंट्री क्या होगी, सेल रेवेन्यू की जब आती है तो क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक कैश मेरा आया है, कैश मेरा क्या है, एसेट बढ़ी यानी कैश बढ़ा यानी एसेट बढ़ी, तो एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है ना, ये एंट्री होगी। तो मैं कैश के अकाउंट में कैश के नाम से तो एंट्री करूंगा नहीं, किसके नाम से करूंगा, सेल क्या है, रिसिप्ट साइड में एंट्री आ जाएगी मेरी। तो 8 तारीख को मेरी सेल से एंट्री कितनी आ गई, 6,000। कैश हुई है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, जहां जो एंट्री बताई है वहां लिखनी है, कैश की तो कैश की, बैंक है तो बैंक की। फिर क्या है, परचेज मशीनरी बाय चेक से मशीनरी परचेज की है, सेम एंट्री ये वाली, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। तो पेमेंट साइड में आएगी एंट्री, किससे, मशीनरी के नाम से, मशीन परचेज की है मैंने 5,500 की। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिट इन सेम डे। गुड्स रिसीव हुए और उन्हें हमने चेक रिसीव हुआ है, गुड्स बेचा है तो चेक रिसीव हुआ और उसे हमने बैंक में जमा करा दिया, कितने का, 4,500 का, ठीक है। तो यह कहाँ एंट्री आएगी, कहाँ एंट्री आएगी, सेल है ये मेरी, 16 तारीख को कितनी हुई मेरी सेल हुई, कितनी, 4,500 की, कहाँ जमा कराई, बैंक में, तो 4,500। अगर मान लो जिसने कहा है वहां सेम डे जमा करा दिया बैंक में, अगर ये बैंक में जमा ना कराता, चेक आया मैंने अपने तिजोरी में रख लिया, ठीक है, चेक आया मैंने बैंक में नहीं जमा कराया, तिजोरी में रख लिया, तो कहाँ लिखता मैं इसे, फिर मैं उसे कैश में लिखता, और जब मैं जमा कराता बैंक में तो वहां फिर मैं डालता बैंक में। अभी मैंने बैंक में जमा करा दिया है तो बैंक में डाल दिया, अगर तिजोरी में रख दिया था तो मैं कैश में लिखता उसे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम मृदुला, ठीक है, इन कैश, तो गुड्स परचेज जो परचेज किए हैं गुड्स कैश में मृदुला से, ठीक है। तो सेम एंट्री है, तो परचेज की है नहीं, पेमेंट की एंट्री आ जाएगी, कितनी की है, 17,400 की। 17 तारीख को परचेज कैश किया है 17,400, ठीक है। फिर क्या है, परचेज स्टेशनरी बाय चेक से परचेज किया यानी कि बैंक की एंट्री हो गई, कितनी, 1,100 की, तो पेमेंट साइड में आएगा ये, ठीक है। 20 तारीख को स्टेशनरी परचेज की है
कितनी 1100 की, चेक से की है इसलिए बैंक साइड में आ गई है, समझिए बात को। फिर कैश गिवन, चेक गिवन टू रोहित, रोहित को चेक दिया है मैंने, ठीक है, चेक यानी कि बैंक, एंट्री याद है ना, एंट्री समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगी एंट्री, रोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो बैंक में एंट्री किसके नाम से जाएगी, बैंक के नाम से नहीं, रोहित के नाम से जाएगी पेमेंट साइड में। 24 तारीख को रोहित, कितना 1500, ठीक है। फिर आगे चलें, फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखो ये ध्यान रखना है, कैश विड्रॉन टू बैंक, कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों आ गई। तो कैश विड्रॉ किया है यानी कैश मेरा बढ़ गया, कैश बढ़ गया यानी कि डेबिट हो जाएगा, और बैंक से निकल गया पैसा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों साइड में एंट्री आएगी मेरी, कैश की एंट्री भी आएगी, कैश रिसिप्ट साइड में मैं एंट्री डालूंगा किस नाम से, बैंक के नाम से, और पेमेंट साइड में एंट्री डालूंगा किस नाम से, कैश के नाम से, समझ गए बात को। तो सबसे पहले 27 तारीख को मैंने क्या किया, कैश की एंट्री की, यानी कैश मैंने पेमेंट साइड में विड्रॉ कर लिया, और 27 तारीख को मैं यहाँ बैंक में भी एंट्री डाल रहा हूँ, ठीक है, किस नाम से, 10,000, ये जो है कैश आ गया मेरे पास। अब देखो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ठीक है, दोनों आपस की एक दूसरे की इंटरचेंज एंट्रीज हैं, ठीक है। कैश एक तरफ से निकला और बैंक में गया, और बैंक से निकला और कैश आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा कॉन्ट्रा एंट्री, इसको सी से दिखाऊंगा, और यहाँ पर इसे भी सी से दिखाऊंगा, समझ गए बात को, ये चीज़ देखने वाली है। तो मेरी दोनों एंट्रीज इंटरचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो कैश दोनों की एंट्री बुक्स में, कैश बुक में ही हो रही है, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। रेंट पेड बाय चेक, और रेंट जो है चेक से पे किया है, तो पेमेंट साइड में एंट्री डालेंगे इसकी। 30 तारीख को रेंट 2,500 रुपये, फिर सैलरी पे की है 3500 की, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कि सैलरी कैसे पे की है, तो हम मान लेते हैं कैश किया होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जम्पशन है, आप कैसे ही मान सकते हैं, मैं मान रहा हूँ कि कैश में दिया होगा, तो मैंने लिख दिया 3500। आप चाहे तो इसे बैंक में भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है, जहाँ पर कुछ नहीं दिया वहाँ पर हम अपने एग्जम्पशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। सारी ट्रांजैक्शन हो गई, अब अकाउंट क्लोज करते हैं, करिए क्लोज। देखिए जब अकाउंट क्लोज करते हैं ना, नीचे 2 लाइन लगनी चाहिए जरूरी है, ये 2 लाइन है, डबल लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज हो गया। टोटल कितना गया 31,000, और ये 46,500, 31,000 46,500। अब यहाँ पे जो इतनी है ट्रांजैक्शन, इन सबको ऐड करके माइनस करके यहाँ पे लिखना है कितना आता है, इसे क्या कहेंगे, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को क्या कहते हैं, बैलेंस CD, ठीक है। तो ये हो गया 10,100, ये हो गया 13,900, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग भी बनाओ इसका, अक्टूबर 1 को बैलेंस क्या कहेंगे ओपनिंग को, बैलेंस BD 10,100 और 13,900, ये वाला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इनके ना हमें जो दूसरे अकाउंट है, ये तो कैश बुक हो गई, कैश बुक में अब दूसरे अकाउंट्स भी तो बनाने हैं हमें, जैसे परचेज है, परचेज का अकाउंट, सेल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स भी बनाने हैं, जैसे पीछे बनाए थे, तो वही पता होनी चाहिए वो कैसे बनाने हैं। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, तो आइए फटाफट इन्हें बना के देख लेते हैं, और फिर इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज की एंट्री थी पहले, तो हमारा ये परचेज अकाउंट बन जाता है इस तरीके से। ये हो गया डेट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने पीछे देखा हो तो मेरी क्या है, परचेज हुई है, एक तो मेरी परचेज जो हुई है चेक से हुई है, दूसरी परचेज ये कैश से हुई है, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरी परचेज की एंट्रीज हैं, तो परचेज हुई है तो इसको एंट्री हमें परचेज के अकाउंट में डालनी पड़ेगी, ठीक है।
तो क्या बताया था मैंने, क्रॉस एंट्रीज होंगी। परचेज की पेमेंट, पेमेंट यानी कि हमारी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में एंट्री थी, तो कहाँ जाएगी अब, डेबिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। सितंबर 4 बैंक एंट्री होगी मेरी कितनी, 12,000 की, और सितंबर 17 ये कैश की एंट्री होगी मेरी 17,400 की। बस सिंपल, बस इतना ही कटना था, हो गया, क्लोज हो गया अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाए सेल्स का। देखो यहाँ पे जो बैंक से था बैंक डाला है, जो कैश से था वो कैश डाला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सिंपल सिंपल अकाउंट हैं और बहुत सिंपल नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स एज इट इज सब कुछ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, सेल की एंट्री, सेल की कौन कौन सी थी, एक तो है ये देखो, एक ये मेरी गुड्स सेल हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरे ये गुड्स सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री करनी है। यहाँ पर जब सेल था तो मेरे पास रेवेन्यू आया था, रेवेन्यू कहाँ डाला था हमने, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में। ठीक है ना, तो रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में, तो यहाँ की एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। या फिर आप एंट्री से भी समझो कैश टू सेल है। ठीक है ना, तो सेल के अकाउंट में हम सेल्स के नाम से एंट्री डालेंगे, किसके नाम से डालेंगे, कैश के नाम से। कैश क्या है, ये बाय है, टू ये है, तो ये क्या है, बाय है, बाय यानी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आ गई 2017 सितंबर 8, ये हो गया कैश 6,000, और सितंबर 16 बैंक 4,500। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी था। फिर बनाते हैं हम मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीन परचेज की थी ना, तो ये हो गया पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। देखिए मशीनरी परचेज की है, कहाँ की परचेज, ये रही परचेज मशीनरी बाय चेक। ठीक है, चेक से परचेज की तो क्या एंट्री थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चेक का मतलब बैंक, तो मशीनरी अकाउंट में मैं एंट्री किसके नाम से लूँगा, टू बैंक के नाम से। ठीक है, टू बैंक यानी कि डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ गया 2017 सितंबर 13 बैंक, कितना, 5,500। मुश्किल है, बहुत इजी है। आगे क्या है, स्टेशनरी अकाउंट। चलिए स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। तो ये मेरी होगी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, देखो पर स्टेशनरी कहाँ परचेज की है, ये रही मेरी स्टेशनरी। परचेज स्टेशनरी बाय चेक यानी बैंक से एंट्री हो गई। ठीक है, तो फिर इसकी एंट्री क्या है बताओ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से किया ना, स्टेशनरी अकाउंट में किससे, स्टेशनरी के नाम से तो एंट्री डालूंगा नहीं, बैंक के नाम से डालूंगा, तो टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी, टू यानी कि डेबिट साइड। तो 2017 सितंबर 20 ये हो गई बैंक, कितना, 11,100 रुपये। ठीक है ना, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो बाकी जो है इसमें एंट्रीज बच गई हैं आपकी 1 2 3 4, ये 4 एंट्रीज आप खुद करके देखिए और इनका अकाउंट बनाइए कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब इन्हें ट्राई करके देखिए और कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए मैं इन्हें बना भी देता हूँ, ये लीजिए आपके लिए मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, पहले आप खुद बनाना और फिर इससे मैच करना कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर ली अपनी कैश बुक
सिंगल कॉलम भी हो गया, हमें डबल कॉलम भी हो गया। अब रह गया है पेटी कैश बुक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं और पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन गुड बाय।